सही है। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। देखिए हम लोगों ने पिछले मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया था, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोगों का 13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ये 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ये आपका 13 मॉक टेस्ट है जिसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे मैथ का, ठीक है। और आप लोग क्या है कि बन जाइए, बने रहिए वीडियो के साथ, जिससे आप लोगों को क्या है कि हर टाइप के सवाल जैसे आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो इसे हम देख लेते हैं एक एक करके। अपने सेशन पे चलते हैं कि जो आपका 13 मॉक टेस्ट कराया था अभी हमने, तो उसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमसे पहला सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए बी से 10 वर्ष बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले ए और ए बी से कितने वर्ष बड़ा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ मैं अभी 30 साल का हूँ, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति अभी 40 साल का है, ठीक है। और अगर हम इसमें चर्चा करें तो अभी अगर डिफरेंस कितने ईयर का है, 10 ईयर का है, तो क्या अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो डिफरेंस समान नहीं होगा। 10 वर्ष बाद की बात करें तो अभी भी ये मुझसे अगर मैंने कहा ये 10 वर्ष बड़ा है तो हमेशा कितने वर्ष बड़ा रहेगा, 10 वर्ष ही बड़ा रहेगा, चाहे कितने वर्ष पहले और चाहे कितने वर्ष बाद की बात करें। तो हमें याद रखना है कि जब भी कभी एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में डिफरेंस की बात कहा करें तो डिफरेंस हमेशा समान रहता है दो व्यक्तियों के बीच, चाहे कितने भी वर्षों की बात की जाए। क्लियर ना। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर ये इससे 10 वर्ष बड़ा है तो ये हमेशा 10 वर्ष बड़ा ही होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं करना आप लोग, बहुत इजी कॉन्सेप्ट बेस पे काम करो इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमेशा आप लोगों को समझना है कि एज में अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, चाहे कितने भी वर्षों में किसी दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन की जाए। नेक्स्ट पे सवाल हमसे कह रहे हैं यदि 4x - 7y = 3 है और कह रहा है कि 2x - y = 9 है तो x - y का मान ज्ञात करना है। साधारण सा आपका इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 4x - 7y = 3 और ये लिखा हुआ है 2x - y = 9। आप करो क्या, इधर से x एलिमिनेट कर लो, 2 एंड 2 से गुणा करके, ठीक है। अगर हम देखें तो माइनस प्लस एंड माइनस ये खत्म हो जाएगा। 7y से 5y जाएगा तो माइनस में 2y जाएगा तो -5y, ये आपका हो जाएगा कितना 3 और 3 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 15। तो y का मान आपका आ गया 3। आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप x का मान निकाल सकते हो। तो 2x - 3 = 9, तो 2x = 12, x = 6। क्लियर। हमारे दोनों x और y के मान मिल गए, हमें चाहिए x - y, तो 6 - 3 = 3 आपका आंसर। क्लियर। बहुत आसान सा बेसिक सवाल है, बेसिक तरीके से ही लगा दो तो ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, बहुत इजी और टाइम टेकिंग भी नहीं है, आराम से जल्दी से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहे हैं, एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में भाग लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 5:2 के अनुपात में है तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में भाग लिया। क्लियर सी बात। तो देखो हमें अनुपात दिया गया है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो तो आप लोगों का बॉयज एंड गर्ल्स की नंबर आ जाएगी, ठीक है। या अगर हम देखें तो 5:2, टोटल यूनिट कितना 7। अगर 7 यूनिट की बात करें तो वो 720 के बराबर होगी और 7 यूनिट 720 के बराबर है तो 420 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी 60 के। तो बॉयज कितने होंगे 5 × 60 300 एंड गर्ल्स कितने होंगे 2 × 60 120, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़कों का 1/5 भाग, इसका 1/5 अगर निकालोगे तो 1/5 कितना मिलेगा आपको 60, और लड़कियों का 1/8 भाग, इसका अगर हम 1/8 भाग निकालें तो हमें मिलेगा 15। तो टोटल कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया 75। क्लियर ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कैंप में भाग लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 3 लीटर मिश्रण में 2/5 भाग पानी तथा शेष
एल्कोहल है। 8 लीटर एक अन्य मिश्रण में 3/5 भाग पानी और शेष एल्कोहल है। यदि दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो उसमें पानी और एल्कोहल का अनुपात क्या होगा। देखो अब इस सवाल को देखो, आसान सा, आप बेसिक भी लगा लो, ठीक है, आप लोग इस पे रेशियो का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, या आप लोग सीधे इस पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। और जो सबसे आसान तरीका है, सीधा सी बात है कि अगर हमारे पास एल्कोहल एंड वाटर का मिश्रण है तो सीधी सी बात है, अगर हम पहले मिश्रण में अल्कोहल वाटर ने मिला लें, दूसरे मिश्रण से अल्कोहल और वाटर, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं दे रहा कि इनकी कितनी इफिशियंसी थी, डायरेक्ट हमसे कह रहा है कि इतना लीटर ये है, इतना लीटर ये है, दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें कितना मिलेगा, 3 और कितना, 3 का 2/5 भाग। अगर 3 का 2/5 भाग एल्कोहल है तो 5 का भाग दे तो 6×5 = 30, 6×2 = 12, तो 1.2 लीटर एल्कोहल होगा। वाटर की बात करेंगे तो 5 में से 3 भाग पानी होगा, ठीक है, तो 1.8 भाग। ये पहले मिश्रण में क्या आ जाएगा, एल्कोहल एंड वाटर। ऐसे अगर हम देखें तो 8 में अगर हम देखें तो 3/5 भाग पानी है और शेष क्या है, एल्कोहल, सॉरी ये पानी था, वाटर था, ये वाटर है और ये एल्कोहल, क्योंकि पहले पानी दे रहा है 2/5 भाग। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 लीटर में 3/5 भाग क्या है, पानी है, तो 5 का भाग 8 में 2, तो अगर हम देखेंगे तो कितना 1.6 टाइम जाएगा, तो 6×3 = 18, 16×3 = 48, 4.8, और अगर 16 पे 2 का, क्योंकि 5 में से 3 भाग आपका पानी है तो 2 भाग एल्कोहल होगा, तो ये हो जाएगा 3.2। अब अगर हम कंबाइन करेंगे तो वाटर से मिलेगा 6.0 और ये कितने एल्कोहल से मिलेगा आपका, ये हो जाएगा 5.0। हमसे कह रहे थे इनका अनुपात, तो 0 से 0 यानी कि दशमलव से दशमलव खत्म, 6:5 हमारा आसान सा आंसर, ठीक है, 6:5। अगर आप इसको बाई ऑप्शन बनाते तो और आसान दिखता है ये सवाल, देखो क्योंकि 3 लीटर और 8 लीटर का मिश्रण है तो टोटल कितने लीटर का मिश्रण बनेगा, 11 लीटर। अगर टोटल 11 लीटर का मिश्रण होगा, टोटल कितने लीटर का, 11, तो हम कहेंगे इन दोनों के अनुपात का जो योगफल होगा वो कैसा होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम देखें, देखो 7 5 12, 8 5 13, 4 3 7 55, 6 5 11, आसान सा ऑप्शन देख के भी आप मार सकते थे सवाल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसको देखो समझो, हमसे कह रहा है a + b + c = 0 है, a³ + b³ + c³ का मान कितना होगा। तो देखो कंडीशन समझ लो, अगर हम यहाँ देखें तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या होता है, a + b + c, नेक्स्ट a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 1/2 a + b + c, ये हो जाएगा a - b² + b - c² + c - a²। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस के सवाल हैं। इससे भी सवाल बनता है, इससे भी पैटर्न पे सवाल, जब जिसकी नीट पढ़ा करिए। और ये तो बहुत ही आता है कि जब a + b + c = 0, अब आपको पता है कि अगर इस पूरे टर्म्स का मान अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, बस यही आंसर है हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल माइंड में रखो कि a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 होता है, कब, जब a + b + c का मान 0 होता है, ठीक है। अगर a + b + c हमारा 0 है तो हमें क्या मिलेगा, a³ + b³ + c³ = 3abc। अगर मान लो बाय द वे ये भूल भी गया है तो आप लोग डायरेक्ट होल क्यूब करके भी निकाल सकते हो, किसी एक को पक्षांतर करके, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, ये हमसे कह रहा है P 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। Q 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि P और Q साथ साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें
तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसे सवालों के लिए सीधा सा है, आप लोग इफिशियंसी निकाल लिया करो कि आखिर हमें पी और क्यू की इफिशियंसी का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसी इफिशियंसी में काम करेंगे। इफिशियंसी कैसी है, ठीक। तो देखो हमसे कह रहा है पी, एमडी कांस्टेंट लगाना है, M1 D1 H1। पी 8 घंटे प्रतिदिन करेगा, वो 12 दिन में काम करेगा, तो कितना काम होगा 8 गुणे 12। ये इसका काम बराबर होगा क्यू के काम के कितने के, क्यू 8-10 घंटे में 8 दिनों में उसी कार्य को समाप्त कर सकते। देखो 8 से 8 खत्म, ये 5 बार और ये 6 बार, तो P अपॉन क्यू आपकी इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 5:6। ठीक है, क्लियर ना। ये हमारी इफिशियंसी होगा। अगर हम पूरे काम की बात करें, आप लोग याद रखो वर्क एंड टाइम का सवाल इफिशियंसी निकालोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हमें ये क्या मिला, इफिशियंसी का रेशियो मिल गया कि अगर ये 5 काम करेगा तो उसके कंपैरिजन में क्यू कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। अब अगर हमें यहाँ देखें तो पूरा काम कितना है, पूरा काम है यह है कि पी ने 5 इफिशियंसी के साथ 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में कार्य समाप्त कर दिया। तो ये हमारा पूरा कार्य हो गया 12×5 = 60, 8×6 = 48, कितना काम 480 का। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या हो गया पूरा काम। अब इसे कराना किससे है, पी और क्यू से। तो देखो पी और क्यू ने मिलकर काम किया कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में, डी दिन में, और कितना काम कर पाए 480। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। तो पी और क्यू दोनों मिलके 5 और 6 11 गुणे 8 इंटू डी = 480। इसे काट दो 6 टाइम्स, तो d = 60/11 = 5, सही 5/11। ठीक है ना। तो हमें आंसर मिलेगा 5/11। क्लियर ना। तो बहुत इजी होता है। इफिशियंसी निकालने के बाद हमें टोटल वर्क मिल जाता है कि इफिशियंसी 5:6। ठीक है, अगर हम 5 रख दें तो ये भी हमारा पूरा कार्य है, और अगर क्यू के पास 6 रख दें तो ये भी हमारा पूरा कार्य है। किसी एक को लेके जिस व्यक्ति से या जिससे काम कराना है उससे काम करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो। कह रहा है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष के स्थान पे एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बिल्कुल देखते ही उड़ा सकते हो। ठीक है, देखते ही बिल्कुल टिक लगा सकते हो आंसर। ठीक है, और अगर फिर भी कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट समझो। मानो कि 8 व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी, x। ठीक है, ये हमारी उस पूरी आयु आ गई, कितनी है 8। कह रहा है कि 24 वर्ष का व्यक्ति गया, भेज दो, और एक नया व्यक्ति आया, हमने कहा y आ गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो अभी भी 8 व्यक्ति होंगे, तो कह रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अगर औसत आयु 2 बढ़ेगी तो x + 2 हो जाएगी। बस सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 8x - 24 + y = 8x + 16। खत्म। y = 16 और 24 40 वर्ष। क्लियर। तो कितने साल का होगा 40। या फिर ऐसी कंडीशन देखा करो, औसत बढ़ा, कितना बढ़ा 2, कितने आदमी थे 8, तो 8 दूनी 16, औसत कितना है इसकी आयु 24, 24 बढ़ा दो, 24 और 16 40। आंसर नेक्स्ट पे सवाल देखो। हमसे कह रहे हैं किसी त्रिभुज PQR में आधार QR के समांतर सरल रेखा PQ को PQ को x पर तथा PR को y पर काटती है। यदि PX अनुपात XQ = 5:6 है तो XY अनुपात QR कितना होगा। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल बना लो। ये हमसे कह रहा है एक त्रिभुज है हमारा PQ एंड PR। ठीक है, PQR। ठीक है, तो PQ पर x बिंदु है और PR पर y बिंदु है। ठीक है, कह रहा है QR की सरल समांतर एक सरल रेखा खींची गई है। ये क्या है, x है और ये है y। अब हमें अनुपात दे रहा है कि PX ये वाली जो ये है, ये लेंथ ये आपकी है 5 के अनुपात में, और हमसे कह रहा है कि XQ ये है हमारी 6 के अनुपात में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है XY अनुपात QR याद करो। देखो आप लोगों को पता है कि ये आपकी जस्ट सरल रेखा मतलब समांतर रेखा है, तो ये यहाँ पे थेल्स प्रमेय काम करेगी। और थेल्स प्रमेय कहती है कि जब हम किसी
भुजा के समांतर एक नई भुजा खींचते हैं, किसी भुजा के समांतर एक नई भुजा खींचते हैं और जो किसी एक्स वाई बिंदु पर काटती है। तो ये इनके जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की कंडीशन लगाएंगे कि संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें पी एक्स वाई में, तो पी एक्स अनुपात एक्स वाई बराबर होगा हमारे बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं कि अगर हम इस बड़े ट्राइंगल को ले लें, ये वाला ट्राइंगल, तो अगर हम इसमें बात करें कि पी क्यू अनुपात क्यू आर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? एक्स वाई अनुपात क्यू आर चाहिए, तो पी क्यू को नीचे भेज दो, तो पी एक्स बटे पी क्यू बराबर एक्स वाई बटे क्यू आर, ठीक। अब अगर हम देखें तो पी एक्स कितना है? 5 और पी क्यू दोनों के एडिशन के बराबर, तो 5 और 1 6। तो अगर हम यहाँ देखें तो अनुपात कितना मिलेगा? पी एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई, ये तो ये हो गई 5 और ये हो गई पी क्यू कितनी हो गई? 11। 6 और 5 11। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5:11, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5:11। क्लियर? ये आपका थेल्स में होती है कि जब हम किसी भुजा के समांतर खींचते हैं तो यहाँ पे संगत भुजाओं के अनुपात हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहे रिया एक स्कीम ए में P रुपए का निवेश करती है जो कि 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देती है, ठीक। वह P प्लस 2520 रुपए स्कीम बी में निवेश करती है जो 20% प्रति दर की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर देती है। स्कीम ए से 5 वर्ष के अंतराल में के अंत में प्राप्त धनराशि और स्कीम बी से 2 वर्ष के अंत में प्राप्त धनराशि का अनुपात 4:5 है। तो पी का मान ज्ञात करो, ठीक है। ये देखो, इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही कंडीशंस लगा दी हैं। जो स्कीम ए है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है और जो स्कीम बी है वो आपकी कैसी है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखो हम लोग इसको बहुत इजी लगाएंगे। हमें पता है कि क्या है? धनराशियाँ दोनों की कैसी हैं? दोनों की धनराशियों का अनुपात है 4:5। हमें धनराशियों का अनुपात दे रहा है और धनराशि कहलाती है आपकी अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर हम यहाँ देखें, हमें पास 12% की दर से कितने वर्ष के लिए दी गई? ये राशि जो दी गई ए स्कीम में 5% की दर। तो अगर हम 100 रुपये की धनराशि माने तो 100 रुपये पे हर साल वो 12 रुपये इंटरेस्ट देगा। तो 5 साल पे इंटरेस्ट कितना देगा? 12×5 = 60। अगर 60 रुपये इंटरेस्ट दे देगा और 100 रुपये की धनराशि, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 160। बात समझ में आई कि अगर हम कहें कि P रुपये की धनराशि टोटल 5 वर्ष में 160% हो चुकी होगी। क्लियर सी बात? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेम हमने कहा इसने P प्लस 2520 रुपये की धनराशि को 20% की दर से किस पे दिया? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो भी 2 वर्ष के लिए। तो 20% की दर की अगर फ्रैक्शन की बात करें तो आपका 120 और 120% की फ्रैक्शन 6/25। अगर हम या 12/10 रख लो तुम लोग, तो 2 बार कर दो, तो 12×12 144 बटे या 144% लिख लो, हटा, क्योंकि 20% है, 20 हो जाएगी 120 हो जाएगी और उसका परसेंटेज देख लेंगे तो हम कितना मिल जाएगा? 144%। और बराबर हमसे कह रहे हैं अनुपात कितना है? 4:5, ठीक है। अगर हम इसे काटे परसेंट से, परसेंट खत्म, इसे काट दो ये 10 बार, इसे काट दो ये 9 बार, इसे काट सकते हैं हम 2 बार, इसे काट सकते हैं 5 बार, कैंची गुणा कर दो, 5×5 = 25, तो 25P बराबर ये हो गया 9 दूनी 18, 18P प्लस 18 को गुणा कर दो तो 18 × 2520। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 7P बराबर 18 × 2520, 7 से भाग दे दो तो P बराबर 18 × 7 या 21, 7 × 42, तो P बराबर हमें मिला 0। 18 × 108, हाथ सिलाई 10, 18 × 54 और 10 64, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6480 रुपये, ठीक है। कि उसने
स्कीम ए में P रुपए की धनराशि निवेश की। क्लियर ना? तो बहुत इजी, सिर्फ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सवाल लगाएंगे कि हमारे पास 12% की स्कीम थी 5 वर्ष के लिए और 20% की दर से 2 वर्ष के लिए। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे तो 60% ब्याज मिलेगा और जब कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे तो 20% की दर से हमें 44% ब्याज मिलेगा। तो टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा उसके लिए 160 और इसके लिए 144। रेशियो निकाल के सॉल्व कर लो। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में 63 से भाग देने पर 389 भागफल तथा 3 शेषफल बचता है तो उस संख्या को 62 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो आप लोगों को पता है कि भाजक, भागफल और शेषफल के बीच रिलेशन क्या होता है कि भाजक या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या अगर हम कहें कैपिटल D बराबर DQ प्लस R, ये रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे संख्या की बात करें तो संख्या एक होगी हमारी, किससे भाग दे रहे 63 से, भागफल कितना आया 389, रिमाइंडर कितना है 3, ये हमारी हो गई संख्या। कह रहा है अब उसी संख्या को अगर हम 62 से भाग दें, कितने से 62 से, तो हमसे कह रहे हैं रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए इस टाइप का फॉर्मेट आपको बना लेना है। कभी भी गुणा करके संख्या निकालने का प्रयास नहीं करना, पता चला संख्या निकालोगे फिर भाग दोगे फिर रिमाइंडर निकालना है, आपका टाइम टेकिंग। ऐसे लिख के अब आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम की आप बात करें कि अगर 62 का भाग इसमें देंगे तो 62 ही कम 62 एक रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉरी कितना रिमाइंडर, एक रिमाइंडर। यहाँ पे बात करें तो 62 का भाग पढ़ो तो 62 छक्का 372, अगर 62 छक्का 372 की 6 36 360 और 6 दूनी 12 तो 372, और 372 अगर हम इससे घटा देंगे तो 89 में से 72 गए तो हमारे पास 17 रिमाइंडर। ठीक है, और 3 पे भाग जाएगा नहीं तो 3 रिमाइंडर। अब ये देखा करो कि ऑपरेशन क्या है, मल्टीपल, तो इन दोनों के बीच मल्टीपल लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 17, ये 3 तो 17 और 3 20 हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है, कि 17 और 3 20 हमारा क्या होगा रिमाइंडर। ऐसे सवालों में आप लोगों को फॉर्मेट बना लेना है और भाग नहीं देना। ठीक है, मतलब गुणा करके संख्या निकालने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो देखो आंसर तो मिलेगा लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। हमें क्या है, समय भी बचाना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो समय पे काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्टनरशिप का सवाल आ गया, और तो आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे मूल मतलब धनराशि गुणे समय का अनुपात जो होता है वही अनुपात उनके क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। तो देखो सवाल पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहे हैं शिव कुमार ने 25,000 रुपये निवेश किए, 25,000 रुपये वह निवेश करता है 1996 में। ठीक है, और व्यापार की शुरुआत की। वर्ष 1997 में उसने अतिरिक्त 10,000 रुपये निवेश किए और राकेश 35,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। 1998 में शिव कुमार ने 10,000 रुपये और निवेश किए। ठीक है, और सुरेश 35,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि इन 3 वर्षों में यदि कुल लाभ 1,50,000 का हो तो उसमें राकेश का हिस्सा क्या है। देखो सवाल बस पड़ा है, बहुत इजी है। देखो ये शिव कुमार हो गया, ये हमारा क्या है राकेश हो गया, और अगला कौन है सुरेश हो गया, ये सुरेश। ठीक, ये हमारा क्या है सुरेश हो गया। ठीक है, इसने देखो 25,000 रुपये लगाए कब 1996 में, 1997 में इसने 10,000 रुपये निवेश किए, मतलब 1 साल तक इसकी ये राशि लगी रही। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस, उसने 10,000 रुपये और निवेश कर दिए तो अब उसकी धनराशि कितनी लगी होगी 35,000। ठीक है, यहाँ पे राकेश नहीं था, अब राकेश यहाँ पे आता है और कितने रुपए निवेश करता है 35,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, कह रहा है 1998 में, मतलब 1 साल तक इसकी धनराशि लगी रही। 1998 में इसने 1,000 मतलब 10,000 रुपये और निवेश कर दिए। ठीक है, तो अब इसके पास टोटल 45,000 रुपये निवेश हो गया, और अगले 1 साल के लिए इसने कुछ किया, इसने कुछ नहीं किया, तो सेम 35,000 प्लस 2, ये डायरेक्ट +1 करके ये डायरेक्ट गुणे 2 भी कर सकते थे अपन। ठीक है, और नेक्स्ट में सुरेश ने यहाँ पे 35,000 रुपये लगा दिए, कहाँ पे यहाँ पे, और
और उसकी टोटल 1 साल लगी रही होगी। ये हो गई 3 साल, पहला साल, दूसरा साल, 3 साल। तो अगर हम यहाँ से देखें 0 से 0 सारे 0 खत्म कर दो, सब में मल्टीपल 1 से है तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो 25 35 कितना हो गया 60, 60 45 105 रेशियो 35 दूनी 70 रेशियो 35। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3:2:1। तो इनके बीच लाभ का अनुपात कितना होना चाहिए 3:2:1। अगर हम देखें तो टोटल कितना लाभ मिला 6 यूनिट, और 6 यूनिट हमारी बराबर है 1,50,000 के। तो 1 यूनिट हमारी बराबर होगी 25,000। तो हमसे किसका हिस्सा पूछा, हमसे पूछा राकेश का हिस्सा। राकेश कहाँ पे है, ये है दूसरे नंबर पे। कितना मिला 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट 25,000 के है तो 2 यूनिट आपकी 50,000 के बराबर होगी। क्लियर ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 3x + 3/x बराबर 1 है, तो x³ + 1/x³ + 1 बराबर कितना हुआ। आसान सा सवाल है कि अगर हम यहाँ से x + 1/x का मान निकालेंगे तो 1/3। क्यों चाहिए, दोनों पक्षों का क्या कर दो होल क्यूब। पढ़ा है आप लोगों ने a³ प्लस मतलब a + b का होल क्यूब, तो a³ + 1/3ab(x) × 1/x a + b और बराबर 1/3 का क्यूब 27। ठीक है। अगर हम देखें तो ये खत्म, हमारी जो वैल्यू मिली x³ + 1/x³ बराबर, इसको पक्षांतर कर दो तो 1/27। अगर हम देखें तो x + 1/x बराबर कितना है हमारा, ये निकालो सॉरी 1/3, तो ये हो जाएगा -3 × 1/3। ठीक, ये देखो ये खत्म। तो यहाँ पे मिला हमें कितना 1/27 - 1। हमें किसका मान चाहिए x³ + 1/x³ + 1। अगर हम 1 इस साइड जोड़ दें और 1 इस साइड जोड़ दें तो ये दोनों खत्म। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1/27 हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर प्रातः 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी समय पर चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है तो वे दोनों कहाँ और कब मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी, ये यहाँ से चली कितने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और ये यहाँ से चली 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक, हमसे कह रहा है कि ये सुबह 6 बजे चलते हैं और ये भी सुबह 6 बजे चलते हैं, क्योंकि सेम टाइम पे है। कह रहे थे दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 400 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है कब और कितने समय ये मिले। तो देखो आपको माना कि यहाँ पे मिले, इस किसी पॉइंट में, मान ली सी पॉइंट में। अब आपको पता है कि ये गोल यहाँ से यहाँ तक जितने समय में चलेगा ये भी उतने समय में चलेगा। तो हमें पता है कि जब दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 35 45 60 सॉरी 80 35 + 45 और t समय में चली गई दूरी, और दूरी बराबर कितना है 400। तो t बराबर 80, 80 का भाग दोगे तो कितने बार में ख़त्म 5 बार, तो t बराबर 5 आवर। तो हम कहेंगे 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो 6 और 5 11, 11 बजे वाला तो आंसर हो गया कि कितने बजे मिलेंगे 11 बजे। अब देखो डिस्टेंस भी दी गई है कि ए बी से दे रहा है, ठीक है 175 और 200। तो देखो ए से पे चेक करो कि ए से कितने, तो हमें पता है 5 घंटे बाद मिला। तो ए 35 किलोमीटर की चाल से चलेगा 5 घंटे तक, तो 175। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु ए से 175 किलोमीटर की दूरी पर सुबह 11 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर सी बात ना। सापेक्ष चाल याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस करना है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो प्लस करके आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आसान सा आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप लोग आई थिंक बना लेंगे। ठीक है, आंसर आपका होना चाहिए कि ना। चलो देख लेते हैं। 8 2 10
और एक 11/4। ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11/6 भागे, देखो यहाँ पे मल्टीपल लगा हुआ है, आपको पता है यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग को गुणा ही कर लो। ठीक है, पहले बोर्ड मास सॉल्व होगा 8/7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12 एलसीएम आपका, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7/, देखो सॉल्व करो, 11 से 11 खत्म। ठीक है, ये 2 बार, ये 3 बार, तो 3/2। यहाँ 7 से 7 खत्म, ये 2 बार और ये 3 बार, 2/3, ये पूरा खत्म। 1 प्लस इस पूरे पद की वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे चलो, इधर हम देखें तो ये 5/7 गुणे गुणे नहीं, क्योंकि देखो का लगा हुआ है, का मतलब पहले का सॉल्व होगा, यही सॉल्व कर लें का। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/28 और ये हो जाएगा 5/7, गुणा लगाएंगे तो 28/9, 7 चुको 28, कितने बार 4 बार, 4 पंचे 20/9, तो 20 और 1 1 + 20/9 अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 2/9, 2 1 3 3 सही, 2/9 हमारा आंसर। क्लियर कि बोर्ड मास में आप लोगों को सॉल्व करना है, तो पहला पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। खांसी आ गई। नेक्स्ट में सवाल देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 6 और 4 सेंटीमीटर है, कुल सतह का क्षेत्रफल। घनाभ है, ठीक है ना, और घनाभ आपको पता है L/D/H, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए सॉरी, तो हमें पता है सरफेस एरिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 2LB + BH + HL, वैल्यू है, तो 2 गुणे 10 छक्का 60, 6 चौको 24 और 4 धन 40, 124 दूनी 248 हमारा क्या होगा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहा है एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% का कमीशन मिलता है, कितने परसेंट का 2.5% का। ठीक है, जो एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, दलाल हैं, इन सब की जो आय होती है, इनकम होती है, ये इनकी जो कमीशन है वही है इनकम। ठीक है, यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपये कमीशन मिले हैं तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना है। ईजी है कि 2.5% कमीशन है और 12.5% की इनकम हुई है, तो 22.5 बराबर 12.5%, कितने परसेंट, 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, तो टोटल 100%, 500 रुपये। ठीक है, तो उसको 500 रुपये का टोटल बिक्री होगा। नेक्स्ट पे सवाल देखो, हमसे कह रहे हैं यदि 5 पुरुष और 4 लड़के 4 दिन में 23 एकड़ फसल काटते हैं, यदि 3 पुरुष और 2 लड़के 2 दिन में 7 एकड़ फसल काटते हैं, तो कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालेंगे इनके बीच में इफिशियंसी का रेशियो। तो हमें पता है 5 पुरुष प्लस 3 लड़के 4 दिन में कितने एकड़ 23 एकड़, क्योंकि देखो हमारे जो फॉर्मेट है वो MD/W का लगेगा यहाँ पे। ठीक, M मतलब व्यक्तियों की संख्या, D दिनों की संख्या, W मतलब वर्क। वर्क हमेशा दिनों की इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए बटे में पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वर्क बढ़ता है वैसे वैसे दिन भी बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो वर्क हमेशा नीचे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है कि 3 पुरुष प्लस 2 लड़के 2 दिन में कितने एकड़ 7 एकड़।
देखो कटिया काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से 2 बार खत्म। और तो कटेगा नहीं। देखो 7 दूनी 14, 14 का गुणा कर रहे हैं तो 14 पंचे 70 M प्लस 14 तिया 42 B बराबर 23 तिया 69 M 69 प्लस 23 दूनी 46 B। अगर m को एक साइड भेजे तो m बराबर ये साइड जाएगा 4B, तो m अपॉन b बराबर 4:1। ये हमारी मिल गई इफिशियंसी। अब इफिशियंसी के बाद अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो 5 आदमी प्लस 3 लड़के इस काम को 4 दिन में कितने एकड़, 23 एकड़ करते हैं, फसल काटते हैं। ठीक है, अब जितना पूछा गया वो रख दो। हमसे कह रहा है कि 7 कितने लड़के, हमने कहा कितने लड़के, x लड़के 7 पुरुषों के साथ कितने दिन में, 6 दिन में 45 एकड़ फसल काटे 40। बस यहाँ पे वैल्यू रखो, m बराबर 4 b बराबर 2, 4 पंचे 4 1 4 1, तो 4 पंचे 20 और 3 23, 23 बटे 23 गुणे 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 7 x बटे 45। काट दो, 23 से 23 बार खत्म, गुणा कर 180 प्लस का 4x प्लस 7 बराबर 6 से भाग दो, 6 18 3। अच्छा सॉरी b है, गलत हो गया यहाँ पे, गलत हो, सॉरी यहाँ पे b है ना तो 1 होगा, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 28। ठीक, तो x प्लस 28 इंटू 6, तो 6 180 तो 30 बराबर x प्लस 28 x बराबर 2। अगर वो 2 आदमी 2 लड़के काम पर लगाए तो उसका काट 6 दिनों में 45 एकड़ फसल काट देगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल लगते हैं, हमेशा याद रखो कि इफ़िशियंसी निकाल के ही इन सवालों को लगाना है। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहा है एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। 10 मिनट मतलब 1/6, 1/6 घंटे, ठीक है, में जाता है, तो रुके हुए पानी में वह 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकता है। आसान से सवाल, धारा के विपरीत x माइनस वाई 2 किलोमीटर 2 घंटे में, तो प्रति घंटे में चली गई दूरी ही उसकी चाल है, तो चाल कितनी मिलेगी 2। यहाँ पे कितनी है, धारा की दिशा में x प्लस वाई, उसकी चाल कितनी है 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 10 का मतलब 1/6 घंटे में, 6 ऊपर चला जाएगा 6। ठीक, हमें किसकी चाल चाहिए, शांत जल में रुके हुए पानी में, तो अगर हम देखें तो 2x बराबर 8 x बराबर 4, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी 4। 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो देख लो भाई 5/4 हमें मिल जाएगा, एक सही 1/4 घंटे, तो एक सही 1/4 घंटे में नाव क्या होगी, रुके हुए पानी में। नेक्स्ट देखो, ये DI का सवाल है, एक एक करके समझ लेते हैं इसके सारे सवाल। देखिए हमसे कह रहा है, ये आपका दिया गया है कि 4 एयरलाइंस ABCD द्वारा विभिन्न शहरों में वर्ष के पहले चतुर्थांश में यात्रा करने वाले, पहले चतुर्थांश मतलब पहले 3 महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दे रहा है ABCD, ठीक है, ऐसे करके 4 प्रकार की। ठीक, नेक्स्ट में कह रहा है कि शहर भी है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद। ठीक, सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है एयरलाइंस A और C द्वारा सभी शहरों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अंतर कितना होगा। A और C में सभी शहरों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो पहले A को निकाल लो। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो 0 0 3 3 0 सबसे खत्म कर देते हैं। ठीक है, 3 3 3 3 3 3, मतलब खत्म करने का मतलब थोड़ी देर के अपनी कैलकुलेशन के लिए खत्म कर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें तो A है, तो 3 0 यहाँ से भी निपटा देंगे सारे। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एयरलाइंस ए, अगर यहाँ देखें तो ये हाफ पे है, इधर पे है, तो ये 15 हो गया, 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 10
55, 55 और 15 70, और 70 और 10 80। मतलब ए में टोटल 80 और 3 जीरो लगा दो, 80,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। सी में देखो सभी शहरों में यात्रा करने वाले, सी है देखो इधर से गया है 45 से, कहाँ से 30 से, तो 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 10 55, 55 और ये 20,000 से 40,000, 55 और 20, 55 20 75, और 75 और 10 85। ये कितना है सी में 85,000। तो हमसे कह रहा है कि टोटल उनके बीच अंतर कितने का है 5,000 का। ठीक है, तो 5,000 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात ना। नेक्स्ट समझते, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एयरलाइंस सी द्वारा दिल्ली एवं भोपाल में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इसी एयरलाइंस द्वारा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एयरलाइंस सी द्वारा दिल्ली और कोलकाता, एयरलाइंस सी दिल्ली और कोलकाता टोटल कितना होगा 15 दूनी 30,000। और कह रहा है कि एयरलाइंस सी द्वारा, मतलब इसी एयरलाइंस द्वारा सभी शहरों, अभी निकाली हमने इसकी सी के लिए कितना था 85,000, और देख लो 85,000 कितना प्रतिशत है, 0,0,0,0,1 यहाँ काट दो, 5 से काट दो तो 600/17, 17 तिया 51, 17 पना 85, 5/17 पना 85। ठीक है, तो लगभग 35%। ठीक, 35% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहे हैं एयरलाइंस ए द्वारा चेन्नई एवं बेंगलोर में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, एयरलाइंस ए द्वारा चेन्नई और बेंगलोर, एयरलाइंस ए द्वारा चेन्नई और बेंगलोर, चेन्नई में 10 बेंगलोर में 15, टोटल कितना 25,000। और एयरलाइंस डी द्वारा मुंबई और अहमदाबाद, एयरलाइंस डी मुंबई अहमदाबाद, एयरलाइंस डी मुंबई और अहमदाबाद, एयरलाइंस डी ये है 15, और मुंबई और अहमदाबाद ये कितनी है 10, 15 और 10 25, दोनों का 25-25 मिलेगा, दोनों के बीच अनुपात 1:1, कितना मिलेगा 1:1 का आंसर होगा। क्लियर सी बात ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आसान सा डी आई था, कह रहा है एक घन की कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके सभी किनारों का क्षेत्रफल। देखो जब घन की बात करते हैं हम लोग तो घन ये है, ठीक, जब घन की बात करें तो घर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², 486, 8 से काट दो तो a² बराबर 8 × 48, 6 × 6, a बराबर 9, यानी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर की होगी। कह रहे सभी किनार, अब किनारों की बात करें तो घन में कुल कितने किनारे होते हैं, घन में कुल होते हैं कितने किनारे 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 नीचे के, टोटल कितने 12 किनारे, और हर किनारे की लंबाई 9 है, तो 12 नम्मा 108, हमारा जो आंसर होगा 108 होगा। नेक्स्ट पे देखो, ये टैक्स का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल कैसे बनाने हैं, कह रहे हैं किसी देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता है, यदि आय 25% बढ़ जाती है तो टैक्स की दर 40% हो जाती है। ठीक, ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूल की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो इन सवालों को परसेंटेज दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है और टैक्स इंक्लूडेड हो रहा है, तो कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी। मानो कि अगर हमने कहा ये इनकम है,
ये आय है, ये इनकम है, और टैक्स देने के बाद ये हो गई उनकी वेतन। ठीक, अगर हम बात करें, ठीक, तो हमने माना कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी थी 100, टैक्स उसने दिया 20%, ठीक है, तो टोटल कितना बचा होगा 80 रुपये, यानी कि 100 रुपये की इनकम पर 20 रुपये वो टैक्स दे रहा है। ठीक है, कह रहे यदि आय में 25% की वृद्धि हो जाए, ये हो गई 25% की वृद्धि, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 125। हमसे कह रहे तो टैक्स की दर में 140% हो जाती। सीधी सी बात है, अगर 20% था उसका 140% कर देंगे तो जो टैक्स की दर होगी वो 28% हो जाएगी। यहाँ पे कितनी थी टैक्स की दर 20%, अब यहाँ पे जो टैक्स की दर होगी वो कितनी होगी 28%। तो हम ये देख लें कि आखिर उसने टैक्स कितना दिया, यहाँ पे उसने 20 रुपये टैक्स दिया था, यहाँ पे देखो कितना दिया, तो 125 का 28/100, ये 4 बार, ये 5 बार, 5 7 बार, 7 पंचे 35। तो पहले वो टैक्स दे रहा था कितने रुपए, अगर हम बात करें तो पहले जो टैक्स की राशि थी वो थी 20, अब टैक्स की राशि कितनी है 35। तो टैक्स में कितने की वृद्धि हो गई, हम कहेंगे 5 रुपये अधिक, 15 रुपये अधिक टैक्स मिला, कहाँ से 20 से इंटू 100%, तो 20 पंचे 100, 15 पना 75। तो हम कहेंगे कि जो टैक्स है, टैक्स में जो वसूल की गई राशि है उसमें 75% की क्या होगी वृद्धि होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 7 लघुत्तम समूह अपवर्तक निम्नलिखित में कौन है जिसमें 4 अथवा 12 अथवा 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो हम कहेंगे वही संख्या जिसमें 4, 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर हमें कैसे बनाने हैं, हम कहेंगे कि वही संख्या जो 4, 12 और 16 से सबसे छोटी जो विभाजित होती है वो होगी इन संख्याओं का एलसीएम प्लस 3। तो 48 प्लस 3 आंसर होना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट के लगा दिया करो प्लस 3। अब देख लो भाई कि 7 का वो लघुत्तम अपवर्तक भी होना चाहिए, मतलब 7 से भाग भी जाना चाहिए। तो अगर हम 7 से भाग देंगे 7 6 बचेगा और प्लस 3, तो यहाँ पे के बराबर रखो कि 7 का मल्टीपल मिल जाए। तो के बराबर 1, 6 3 9, 2 रखेंगे 6 दूनी 12 और 3 15, 3 रखेंगे तो 6 3 18 3 21। अगर 3 रखेंगे तो 6 3 18 और 3 21, तो 21 7 से क्या होगा मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो 48 147 हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि 48 गुणे 3 और प्लस 3, तो 48 के 144 प्लस 3 हमारा आंसर होगा। हम लोग क्या मानेंगे 147। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर ना पता हो, सीधी सी बात है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम कितना होगा 48। अब ऑप्शन चेक करो कि 48 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा हो, ठीक है, और हमें पता है और 7 का मल्टीपल हो। तो जब ऑप्शन से लगाओगे तो देखो 48 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए 3, तो सम संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि 48 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं कैसी होगी सम, और रिमाइंडर अगर 3 जोड़ना है तो विषम ही मिलेगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 48 का अगर मल्टीपल देखें और 3 रिमाइंडर देखें तो 48 के मल्टीपल में 222 तो आते ही नहीं, क्योंकि 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर आप देखो तो 7 का मल्टीपल्स भी चेक कर लो इसे, 7 के 21 15 डिवाइड ही नहीं हो रहा, बचा क्या ये 7 दूनी 14 7 एकम 7। ठीक है, नेक्स्ट पे हमसे कह रहे हैं यदि 3 बाल्टी ए बी और सी की धारिता का अनुपात 3:5:4 है, एक व्यक्ति बाल्टी बी से 120 बार में एक टंकी को भर देता है। यदि वह तीनों बाल्टियों को एक साथ भरे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आसान सा सवाल भाई, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है, ये 3 भरेगा तो ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा। बाल्टी बी ये है, ये 5 भर रही है और कितने बार में भरी 120, तो टोटल बाल्टी की क्षमता कितनी होगी 5 गुणे 120। अब कह रहे हैं अगर तीनों बाल्टियों को एक साथ लगा दें तो तीनों बाल्टियों को भरने में 4 5 9 3 12, 12 से भाग दे दो, 12 धाम टोटल 10 पना 50। तो हम कहेंगे 50 बार में बाल्टी की मतलब टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, आसान सा सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, सॉल्व करो। ठीक, अगर हम देखें तो बार लगा हुआ है, बार आपको पता है कि जितनी संख्याओं पे लगा होता है उतने 9 नीचे आएंगे। तो अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या है 1/9। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर दो 1/81।
कोष्टक लगाओ 1 माइनस ये लिखा हुआ है 9, अगर यहाँ देखें तो हमें मिलेगा 16, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, -1/6 इंटू 0, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, और इसका होल स्क्वायर, ठीक ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व कर लो इसे, तो ये हो गया 1 माइनस 9 इंटू ये कितना हो गया 15/90, तो 15 छक्का 90, 1/6, 1 माइनस 9 इंटू 1/36, 9 चौको 36, 1/4, 1/81 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे तो 1-1/4, 4 में से 3, 3/4, ये कितने बार 27 बार, 27 चौको 108, 1/108 हमारा क्या होगा आंसर। ये बार की कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ऐसी संख्या एक पे बार लगा हुआ है तो जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 नीचे, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक 0, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये 16, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ करे उसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे, वह कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, और इसमें भाग दे दो 81 से, सॉल्व कर लेना आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या आएगा, 9 9 9, ये तो विभाजित होगा ही नहीं, 9 में 81, 9 में 81, ये भी नहीं आएगा, 9 में 81, ये भी नहीं, 9963 हो जाएगा। ठीक है, 81, 9 में 81, 81 कितना बचेगा 18, 18 182। ठीक है, ये तो आएगा, ये देख लो 182 3, ये भी नहीं, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो आसान सा सिंप्लीफिकेशन कह रहे हैं, दोनों का योगफल निकालो। देखो हमें पता है दोनों के योगफल के लिए अगर हम 48 है, ये 48 बन सकता है, ठीक है, और जब बन जाए तो इसको 48 बना दो, 3 से गुणा 3 से भाग, तो हम देखो 16 3 48, 16 3 48, तो 21 और 7 28/48 आंसर, काट तो कट जाए तो 4 से कटेगा 7/12, 7 चौको 28, 12 चौको 48। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, सर्च इंडेक्स का क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इस संख्या का कर दिया करो परिमेयकरण, जो ये लिखा है, तो आपको पता है 2 + √3 और 2 - √3, इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो 2 + √3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसके जस्ट अपोजिट से, और कराएंगे तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3 + का 4√3/1, तो आंसर इसका मिला 7 + 4√3, ये पूरे इस पद का मान। इधर देख लो माइनस का 4√3, और फिर क्या लगाना है होल स्क्वायर, ये खत्म, 7 का स्क्वायर 49 आंसर। कह रहे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो ऐसी संख्याओं में जब क्रमागत वाले सवाल आए करें तो कितनी है 7, तो पहली संख्या हो गई ये, अगली हो गई, देखो अगले में देखो x+1, अगले में x+2, अगले में x+3, तो ऐसे 7 है, तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी हो गई x+6, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई लास्ट संख्या, मतलब 7वें नंबर की संख्या। ठीक है, हमसे कह रहे हैं दोनों संख्याओं का औसत कितना है 20, तो अगर हम देखें तो 2x + 6 = 40, 2x बराबर 34, x बराबर 17। ठीक है, x बराबर कितना आया 17, सबसे बड़ी संख्या x + 6, तो 17 6 23, 23 हमारा आंसर। ठीक, ये तो देखो आपको सॉल्यूशन हो गया। जब भी कभी इन संख्याओं की संख्या कैसी हो, ऑड नंबर्स में हो, कैसी हो ऑड नंबर्स में, जैसे 7 9 5, तो याद रखा करो कि जब भी कभी औसत देगा तो जो मध्य वाली संख्या होगी वो हमारे औसत के
बराबर होगी। अब 7 में से 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर होंगी, तो +3 करने में बड़ी संख्या और -3 करने पे छोटी संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, ये बहुत इजी याद रखो कि जब कभी भी क्रमागत संख्याओं की संख्या ऑड नंबर्स में हुआ करे तो जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या के बराबर होता है। मध्य वाली संख्या कैसे निकालोगे? अगर मध्य वाली संख्या के भी नंबर चाहिए, +1 जोड़ के 2 का भाग दे देगा और 7 और 1 8, चौथे नंबर की जो संख्या है वो 20 है, तो 7वें नंबर की निकाल लो। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। उसके इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंक से के योग से के 56% हैं। तो हमसे कह रहे हैं उसके भूगोल के अंक कितने। ठीक, क्लियर ना? यही दे रहा है, सॉल्व कर लो इसको। बेसिक क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। ठीक, मान लेते हैं कि ज्योग्राफी में 9 मिले तो हिस्ट्री में x + 9 मिल गए। हमसे कह रहे हैं इतिहास के अंक x + 9, इतिहास और भूगोल दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 9। इतिहास और भूगोल के अंकों के योग के 56% के बराबर है। 56/100, 4 से काट दो, 14 चौको 56, 14 25 चौको 100, और ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, तो 25x + 225 बराबर 14 से गुणा करो, 14 दूनी 28x + 14 नंबर 126। अगर देखेंगे तो 3x बराबर ये इधर 99, x बराबर 33। तो भूगोल में उसके अंक कितने हैं? 33। और हिस्ट्री के पूछते तो 9 जोड़ देते तो 42। बेसिक क्वेश्चन लैंग्वेज वाले। नेक्स्ट पे क्वेश्चन देखो, कह रहे ए और बी ने एक साझा व्यापार आरंभ किया। बी का निवेश ए के निवेश से 500 रुपये अधिक था। आरंभ से 6 माह पश्चात ए और बी अपने संगत निवेश को दुगना कर देते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 5200 रुपये हो, जिस पे ए का लाभांश कितना हो? 1600 रुपये है, तो ए की आरंभिक निवेश कितना था? ठीक है, देखो हमसे कह रहा है कह रहा है बी का निवेश ए के निवेश से 500 रुपये अधिक। ये ए है और ये बी। अगर ए x रुपये निवेश करेगा तो x + 500 रुपये ये निवेश करेगा। कह रहा है 6 महीने पश्चात, 6 महीने इसकी पूंजी लगी रही, 6 महीने इसकी पूंजी, 6 महीने पश्चात कह रहा है इन दोनों ने अपना संगत निवेश दुगना कर दिया। ठीक है, इसने भी दुगना कर दिया, तो इसके बाद इसकी जो धनराशि लगी होगी 2x अगले 6 महीने के लिए, और इसकी जो धनराशि लगी होगी वो होगी 2x + 500 अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये देखिए लाभ का रेशियो होगा, तो अगर देखें तो 6 से 6 खत्म कर दो, 6 6 6 6, तो ये हो गई 3x और ये हो गया 2 × 3x, 3x + के 1000। ये हो गए इनके लाभ का अनुपात। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे टोटल लाभ 5200 का है, जिसमें से 1600 ऐसे मिले, 1600 घटा दो तो 3x बटे 3x + 1000 बराबर ए का लाभांश कितना है? 1600। तो बी का लाभांश कितना होगा? 5200 में से 1600 घटा दो तो 3600। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौको 16, 4 नाम 36। अब तो कटेगा नहीं, कैची गुणा करो, 9 × 27x बराबर 12x + का 1000 × 4। ठीक है, तो हमें ये मिलेगा टोटल 15x, 1000 नहीं था, 15x बराबर ये कितना हो जाएगा? 4000। तो ए का आरंभिक निवेश कितना था? कहीं गलत हो गया क्या? सॉरी, 1500 होगी ये,
तो 1000 प्लस 500, सॉरी देख लेते हैं फिर से। पंद्रह सौ, क्यों? क्योंकि ये 500 है और 2 का गुणा करेंगे तो 1000, तो ये हो जाएगा 3x बटे 3x प्लस 1500 बराबर ए का 1600 और बी का 52 में से 16 गए 3600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से ये 9 से, अब गुणा 27x बराबर 4 दिया 12x प्लस 15 चौको 60, 6। अगर हम इसे देखें तो हमें मिलेगा 1500। 15x बराबर x बराबर 400, ठीक है ना। तो ए का आरंभिक निवेश कितना होगा 400। बहुत इजी होता है ये सवाल, सिर्फ धनराशि गुणे समय, धनराशि गुणे समय, बस लैंग्वेज याद रखना है, ध्यान रखना है कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात क्या होगा जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में बेचने पर ना हानि हो और ना ही लाभ हो। ठीक है, ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो अगर हम देखें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा तो इसका भी कॉस्ट प्राइस ही होगा, बहुत इजी लगा दो। 20 ये 15, इसकी मात्रा x, इसकी मात्रा y, दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। और 16 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। रेशियो सॉल्व कर दो, 16 इधर भेजो तो 4x और बराबर ये y, तो x अनुपात y बराबर 1:4, ठीक है। ये आंसर एलिगेशन भी लगा सकते थे आसान सा, ये एलिगेशन का बेसिक फिगर ये हो जाए 15 और ये 16, 15 में से 16 का 1 ये 4, 1:4। कह रहे हैं अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अमल भैरव से 5 गुना अच्छा कुशल कर्मचारी है, इसी कारण वह एक कार्य को भैरव से 48 दिन कम समय में पूरा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है। अगर हम समय की रेशियो की बात करेंगे तो ये 1 होगी और ये 5 होगी, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा 4 यूनिट का, और 4 यूनिट बराबर हमारे कितने के 48 के, तो 1 यूनिट हमारा 12 के। तो हमसे कह रहे हैं दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अगर भैरव इस काम को 48 दिन में पूरा करता हो तो दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन, अच्छा यार देखो नेक्स्ट सवाल देखो कि अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक कार्य को भैरव से 48 दिन कम समय में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये अमल हो गया और ये हो गया हमारा भैरव। कह रहे 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, तो अगर इसकी इफिशियंसी की बात करेंगे तो ये 5 होगी और ये 1 होगी। अगर समय की बात करेंगे तो ये 1 समय में काम करेगा, तो ये 5 समय में काम करेगा। कह रहा है कि इसी कारण वह कार्य भैरव से 48 दिन कम समय में पूरा करता है। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है 4 का, और दिनों में डिफरेंस कितना है 48 का, कितने से मल्टीपल हुआ 12 से, तो 12 एकम 12, ये करेगा 12 दिन में और ये 12 पंचे 60, ये कितने दिन में करेगा 60 दिन। अब हमसे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 और 60 की एलसीएम कितनी आएगी 60, ये 5 ये 1, टोटल 6 काम। और अगर 60 काम को 6 एफिशिएंसी से किया जाएगा तो 10 दिन में काम समाप्त, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट में देखो इसकी क्या संभावना है कि एक अधिवर्ष को या आच्छादक चुना जाए तो उसमें 53 रविवार होंगे। ठीक है, अब देखो 53 रविवार की कंडीशन समझ लो कि अगर हम यहाँ देखें तो एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है 366। अगर 7 से भाग दें तो 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 और प्लस के 2 दिन। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि टोटल 52 सप्ताह और 2 दिन का एक अधिवर्ष होगा जिसमें 53 रविवार होने की संभावना, तो सीधी सी बात है कि जो 52 होंगे ये हर एक दिन होंगे, यहाँ पे 52 होंगे, 53 वो दिन होंगे जो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कि मान सकते हैं कि शुरुआत की अगर हम बात करें तो अगर दिन शनिवार से स्टार्ट हुआ होगा तो रविवार मिलेगा, और रविवार से स्टार्ट हुआ होगा तो सोमवार, तो रविवार कितने बार आ सकता है उसमें 2 बार, और टोटल कितने दिन होते हैं 7, तो 2/7 हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर ना, क्योंकि जितने दिन एक्स्ट्रा होंगे उतने दिन रविवार हो सकता है, टोटल कितने में 7 में। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है कि यदि 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह में से 4 व्यक्तियों को एक कमेटी में बनानी है तो कमेटी कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य है। ठीक है, अगर हम एक महिला की बात करें तो 6 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। ठीक है, हमें 4 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है, और 4 व्यक्तियों की कमेटी बनानी है तो कम से कम कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम एक महिला, मतलब एक महिला तो लेनी ही लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे कमेटियाँ देखें तो देखो अगर 4 में से एक महिला होगी तो 3 पुरुष होंगे, अगर 2 महिलाएं होंगी तो 2 पुरुष होंगे, अगर 3 महिलाएं होंगी तो 1 पुरुष होंगे, और 4 की 4 महिलाएं भी हो सकती हैं तो 0 पुरुष हो सकते हैं। तो ये हमारे तरीके हो गए, और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। 6 में से 6 थी 3 मल्टीप्लाई 4C1 प्लस ये हो जाएगा 6C2 मल्टीप्लाई 4C2 प्लस 6C1 मल्टीप्लाई 4C3 एंड लास्ट बनेगा आपका कि 6C0 मल्टीप्लाई 4C। क्लियर ना, तो इनको सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है NCR वाला, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। हर जगह ये अप्लाई करो, आंसर मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 195। क्लियर ना, इनको सॉल्व कर सकते हो कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करोगे, ये सारे सॉल्व करोगे, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय का प्रतीकात्मक रूप होगा यदि 1 3, देखो ये समुच्चय जो दिखा है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है 1 3 5 सब क्या होती है विषम संख्या, और विषम संख्या होंगी तो ये समुच्चय कैसे होगा एक विषम संख्याओं का समुच्चय होगा। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक माप केवल संचयी वारंवारता बंटन की रचना के बाद निर्धारित होती है। देखो ये आपका पॉइंट है, बहुत इजी। ठीक है, और ये किसका है आपका स्टैटिक्स का है, जिसमें हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक माप केवल संचयी बारंबारता बंटन की रचना के बाद निर्धारित होती है। तो देखो संचयी बारंबारता के बंटन के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन निर्धारित होती है जिसे हम बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं माध्यिका। मीडियन हमेशा संचयी बारंबारता के बाद ही निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट में देखो यदि किसी माह का फरवरी के अतिरिक्त का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे। देखो अगर हम माह की बात करें 30 दिन और 31 दिन की बात करें तो माह में 30 दिन और 31 दिन। अगर हम 30 पे 28 की बात करें तो 2 दिन रिमाइंडर होंगे, यहाँ पे 3 दिन रिमाइंडर होंगे। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो यहाँ पे बुधवार का अंतिम दिन अगर हम बात करें तो अंतिम 30 तारीख को बुधवार है तो 29 तारीख को क्या होगा ट्यूसडे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो शनिवार कितने बार आएगा 4 बार, क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी दिन होंगे 29 तारीख के पहले वाले सब कितने बार आएंगे 4 बार। ऐसे ही अगर 31 की बात करें तो वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, और बाकी सारे दिन कितने बार होंगे 4 बार।
तो अगर हम बात करें तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अंतिम 3 दिन हो सकते हैं। कब? जब 31 का महीना होगा। ट्यूसडे वेडनेसडे ये अंतिम दिन हो सकते हैं। कब? जब 30 का महीना होगा। हमें सैटरडे की बात करें तो सैटरडे की केवल एक ही संभावना हो सकती है, सैटरडे केवल 4 बार मिलेगा दोनों ही कंडीशन में, चाहे उसमें 30 दिन हो और चाहे 31 दिन हो। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौरांगी का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ है। ठीक है, तो बताइए वह 29 फरवरी 2008 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगी? सीधी सी बात है, जब 29 फरवरी 1988 को अगर वो पैदा हुई है तो वो यहाँ पे पैदा हुई है, अपना जन्मदिन नहीं मनाएगी। इसके बाद 2008 तक देख लो ये कितने अंतराल मिलेंगे। तो हमें पता है 88 से 92, 92 से 96, 96 से आपका 2000, ठीक है, 2000 से 2004 और 2004 के बाद 2008। अगर हम देखें तो कितने अंतराल मिले हमें? 5 अंतराल मिले। ठीक है, तो वो टोटल कितने बार अपना जन्मदिन मनाएगी? 5 बार। ठीक है, बात समझ में आई? या आप ऐसे देखो तो अंतराल कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। 20 हर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर्स मिलता है, तो हम कहेंगे टोटल कितने बार? 5 बार। क्लियर ना? तो ये हमारा ये मॉक टेस्ट 13 जो आप लोगों का यूपीएसआई कराया उसका पूरा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है ना? तो आप इसको बेहतरीन देख लीजिए और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसके लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अब देखो आप लोगों का यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल के लिए लाइव क्लासेस की सुविधा हो जाएगी जल्दी ही। शाम को इवनिंग 8 बजे के आसपास से आपका क्लास होगा, 8 बजे से या 8:30 या 9 बजे से। ठीक है ना? तो आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, जिसको मैं आपको बेस लेके चलूँगा यूपी कांस्टेबल एंड एसआई। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, कि आपका 1 लेक्चर पे 1 या 2 लेक्चर पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बेसिक रखेंगे आप लोगों का, ठीक है, और बेस रखेंगे आपका यूपी पुलिस एंड कांस्टेबल ऐसा। ठीक है, दोनों पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो सभी को अगेन धन्यवाद, राम राम, शुभ रात्रि।